और संसद में दूरदर्शन केंद्र को समाप्त करने के खिलाफ आवाज संसद में उठाने का काम हम लोग करेंगे। ये वो व्हाट्सएप पे बता रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप से जो सारी चीजें पढ़ा करो, सारी ठीक मत माना करो। व्हाट्सएप पे तो बहुत चीजें आती हैं, हम भी आपको भेज दे व्हाट्सएप पे क्या क्या आता है। लाखों कर्मचारियों का भविष्य का फैसला व्हाट्सएप पे पढ़ के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उनके पास सरकार है, वो क्या बोझ पड़ेगा नहीं बोझ पड़ेगा, फाइल मंगा ले। सरकार ने कुछ किया ही ना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकार बताए, धरातल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस सरकार ने क्या बताया? एयरपोर्ट जरूर। आप बताओ, एयरपोर्ट बताइए, आप जाके देखिए, आप हिसार के एयरपोर्ट की भी जो भी है। पंचों के विरोध को कांग्रेस किस प्रकार देखती है? हम उनकी मांगों को जायज मानते हैं। सरपंचों को रिकॉल करो, नहीं तो ये एमपी एमएलओ को भी रिकॉल करो। हम ये कह रहे हैं एमपी एमएलओ को रिकॉल करो। विरोध ये रिकॉल केवल एक सरपंचों के लिए क्यों है? रिकॉल, राइट टू रिकॉल सबसे ज्यादा पहले सांसद और विधायकों पे भी हो, सरपंचों से पहले, और प्रदेश सरकार पे भी हो। आज आप लोगों से पूछे प्रदेश सरकार के बारे में राइट टू रिकॉल होगा। इसमें पहला तो मैं दृष्टिकोण हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू तो बजट में कुछ है, इस विषय पे पहले भी हमने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आज हम धरने पे जाके हमने जो हिसार दूरदर्शन केंद्र जो ये सरकार ने बंद करने का काम किया है, उसके खिलाफ जो धरना चल रहा है यहाँ पे हिसार में लगभग 1 महीना हो गया है। आज धरना स्थल पे जाकर हमने जो लोग धरना दे रहे हैं उनकी मांगों का समर्थन किया है, और सरकार से हम फिर कहना चाहते हैं कि ये दूरदर्शन केंद्र को समाप्त बंद ना किया जाए। ये हिसार का दूरदर्शन केंद्र का एक विशेष महत्व था। ये कहीं ना कहीं कृषि जगत में जागृति लाने के लिए इस दूरदर्शन केंद्र का एक अपना नाम था, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ रहा था। हिसार एक हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति का भी टॉर्च बेरर के रूप में यहाँ का दूरदर्शन केंद्र पिछले कई वर्षों से काम करता था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकार हरियाणा की संस्कृति पे और कृषि जगत पे हमलावर हो गई है। जो तर्क दिए जा रहे हैं सरकार से बंद करने के लिए, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। 2 तर्क दिए गए कि भाई कई कमर्शियल चैनल आगे हैं, तो कमर्शियल चैनल तो कमर्शियल इंटरेस्ट में चलेंगे, वो तो सारे देश में आगे हैं, तो सारे देश के दूरदर्शन के चैनल बंद कर दो, आप केंद्र बंद कर दो। पूरे देश में हरियाणा एक बड़ा प्रदेश, अकेला एक ऐसा प्रदेश रह जाएगा इसमें जहाँ पे अपना खुद का दूरदर्शन केंद्र नहीं है। दूसरा एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको, आप जानते हैं कि बहुत ही कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की, और एक टापू के रूप में है, और वो तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, और वो यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश रह जाएगा जिसका अपना दूरदर्शन केंद्र से जो वंचित, जो चंडीगढ़ वाला केंद्र है जो हमारे नाम, वो चंडीगढ़ में पहले ही केंद्र स्थापित था। वो चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, और चंडीगढ़ का जो में हरियाणवी कल्चर का वो केंद्र नहीं है। चंडीगढ़, वहाँ पे हमारा मिला जुला कल्चर, हरियाणा का, पंजाब का, और हमें उस कल्चर पे भी गर्व है, लेकिन वो अलग है। और ये इस कल्चर को भी अलग से बचाने की और अपनी हम अपनी पीढ़ी को सुरक्षित इस कल्चर को सौंप के जाए, उसकी अलग एक आवश्यकता है, जिसका बहुत अच्छा काम, सकुशल काम ये दूरदर्शन केंद्र कर रहा था। तो आप लोग के माध्यम से अगले हफ्ते में संसद में इस विषय को लेकर नोटिस दूंगा। शायद सोमवार या मंगलवार में से एक दिन वो नोटिस दिया जाएगा, और संसद में दूरदर्शन केंद्र को समाप्त करने के खिलाफ आवाज संसद में उठाने का काम हम लोग करेंगे। उपेंद्र जी, पुरानी पेंशन नीति को लेकर आपने सवाल भी लगाया था, कितना मुद्दा बनेगा ये 2024 में? देखिए, मैंने जो कल संसद में जो सवाल उठाया था, वो जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल, जो भारत देश के सशस्त्र बलों में जिनकी गिनती आती है,
उनको पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में शामिल करने की मांग मैंने रखी थी, क्योंकि जब 2003 में एनपीएस लागू हुई तो एनपीएस में एक एग्जेम्पशन दी गई कि देश के सारे कर्मचारी यूनियन ऑफ इंडिया के, लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं वो उससे अलग रखी जाएंगी। सरकार ने उस समय की एनडीए सरकार ने इसकी इंटरप्रिटेशन करी कि आर्म फोर्सेस का अर्थ है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मगर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसमें कहा गया है कि ये सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये भी भारत देश की सशस्त्र बल है, यानी कि आर्म फोर्सेस। तो जब ये लागू हुई थी एनपीएस, तब ये कहा गया था कि जो लोग देश की सुरक्षा व्यवस्था में हैं उनके भविष्य की सुरक्षा सरकार करे और ओल्ड ओपीएस उनके लिए ओपीएस ही रहे। तो इसीलिए तुरंत मैंने जो संसद में कल प्रश्न लगाया गृह मंत्री जी से, वो यही था कि भाई तुरंत जो हमारे पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल हैं इनके लिए आप इनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लें। साथ ही जहां तक प्रदेश के कर्मचारियों की बात है, वो संसद में तो मैंने विषय नहीं उठाया, लेकिन प्रदेश कर्मचारियों के लिए हमारा ये हम कह चुके हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में तो प्रदेश के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पहुंचाने का हम काम करेंगे। सीएम ने भी कहा है कि 2030 तक पहले घोषित हो जाएगा अगर ओल्ड पेंशन लागू की तो। ये वो व्हाट्सएप पे बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप से पे उन्होंने पढ़ा है कि व्हाट्सएप से पढ़ा है कि वो ये ओपीएस लागू हो जाएगा तो 2030 तक आर्थिक व्यवस्था बड़ा बोझ पड़ेगा। व्हाट्सएप से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप से जो सारी चीजें पढ़ा करो सारी ठीक मत माना करो। व्हाट्सएप पे तो बहुत चीजें आती हैं, हम भी आपको भेज दें व्हाट्सएप पे क्या क्या आता है। तो व्हाट्सएप से पढ़ी हुई बात को आप जो है इस तरह से आप उससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का भविष्य का फैसला आप व्हाट्सएप पे पढ़ के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उनके पास सरकार है, वो क्या बोझ पड़ेगा नहीं बोझ पड़ेगा, फाइल मंगा लें। व्हाट्सएप पे क्यों वो से क्यों पढ़ रहे हैं? तो जब ये राजस्थान की सरकार कर सकती है, जब ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर सकती है, जब ये हिमाचल प्रदेश की सरकार कर सकती है, जब ये पश्चिम बंगाल की सरकार कर सकती है, जब ये दिल्ली की सरकार कर सकती है, जब ये पंजाब की सरकार कर सकती है, तो क्या जो है व्हाट्सएप वाले जो मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, तो क्या हरियाणा की सरकार नहीं कर पाएगी? प्रदेश कांग्रेस का संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? हमारा तैयार संगठन है, जिला अध्यक्ष क्या वो आप विस्तार की बात करो, संगठन हमारा है। प्रदेश कांग्रेस का लगातार संगठन में विस्तार किया जा रहा है। अभी पीछे डेलीगेट भी बने थे हमारे यूथ कांग्रेस का जबरदस्त संगठन है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके जो है अभी हमारा भारत जोड़ो जो यात्रा हुई उसको लेके हमारा एक संगठन तैयार किया गया। तो जो ब्लॉक और जिले की बात है वो भी हमारी प्रक्रिया बड़ी गति से चल रही है। जल्दी मुझे उम्मीद है वो भी धीरे धीरे तो संगठन धीरे धीरे बन रहा है। करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए ये सही बात है, जिस सरकार ने कुछ किया ही ना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकार बताए, धरातल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस सरकार ने क्या बताएं? क्या कोई परमाणु बिजली का कोई कारखाना लगाया इन्होंने? क्या कोई थर्मल का कारखाना लगाया इन्होंने? क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने? क्या कोई जो है मेट्रो की लाइन को आगे बढ़ाने का काम हुआ? क्या कोई नई रेल की लाइन बिछी हरियाणा में? क्या कोई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा तो एक्वायर करने का पैसा ही नहीं सरकार के पास। 9 साल से हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र कोई नया नहीं बना, कोई एक्वायर ही नहीं करी जमीन। तो आज नौजवानों की भविष्य आप कहाँ, जब तक निवेश ही नहीं होगा, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी। तो हमारे समय में आपको याद है 8 IMT स्थापित की गई थी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है। तो अब तो सरकार ने कोई प्रोजेक्ट तो किया नहीं, कोई काम तो लग गया नहीं धरातल पे कुछ। आप बताइए, सरकार कहती है हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट जरूर। आप बताओ एयरपोर्ट बताइए, आप जाके देखिए। आप हिसार के एयरपोर्ट की भी जो भी है, हिसार के एयरपोर्ट में जो है, अब देखो ये मैं कई बार कह चुका हूँ आपको, तो सारी बात आपके सामने तो सारी बात मैं कहता रहता हूँ, मगर ये चंडीगढ़ में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिसार में एयरपोर्ट।
हिसार के एयरपोर्ट से एक भी फ्लाइट नहीं था, आपको पता है। ये जरूर है कि एयरपोर्ट का नाम दे दे के आसपास किस किसने जमीनें खरीदी हिसार की, इस बात की जांच करो। सर अडानी ये हमारा सरकार से आग्रह है, ये जांच करवाए कि हिसार के एयरपोर्ट, हिसार के उस पर अडानी पे भी आ जाएंगे। हिसार के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द किस किस की कितनी जमीनें खरीदी गई, कौन कौन सरकार से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, क्योंकि लोग जमीन तो खरीद ली, एयरपोर्ट तो शुरू नहीं करा। ऐसा नहीं है सर, हरियाणा में काम नहीं हुआ। पूरे गणतंत्र दिवस के ऊपर हर शहर के अंदर लाइटें लगा दी गई, आपने देखी होंगी वो छोटी छोटी लाइटें थे तिरंगे वाली। हाँ ठीक है, चलो 2.5 करोड़ मान लेते हैं। देखिए उसमें ये है कि विपक्ष की मांग है कि जेपीसी उसमें, क्योंकि कल आरबीआई ने भी देश के सभी बैंकों से ब्यौरा मांगा है कि देश के सभी बैंकों का कितना कितना लैंडिंग की सबने कर रखी है, अदानी को कितना कर्जा ले रखा है अदानी ने अलग अलग बैंकों से, और किसका बैंक का कितना एक्सपोजर है, एलआईसी से लेकर एसबीआई से लेकर पंजाब नेशनल बैंक से लेकर जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं सबका एक्सपोजर है। और लगभग सभी ने अदानी के शेयर को कोलेटरल मान के बड़े स्तर पर लैंडिंग करी हुई है। जब शेयर की वैल्यू वाइप ऑफ होगी पिछले 5-7 दिन में, तो अब जिस बात को गिरवी मान के इतनी लैंडिंग की गई थी वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, और इस रूप से लैंडिंग की इजाजत कैसी दी गई देश में, ये एक बड़ा देश के निवेशक के लिए चिंता का विषय है। और इसकी सारी बारीकी से इसकी सारी बात लोगों के सामने आनी चाहिए। सर एक तरफ एसबीआई लोन दे रहा है अडानी एंटरप्राइजेस को, अडानी ग्रुप को, और दूसरी तरफ उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्या ये हितों का टकराव नहीं है? बिल्कुल, ये भी एक पहलू है, ये भी एक बड़ा जो है जिस बात पे चर्चा चल रही है देश में, ये एक बड़ा चिंतनीय पहलू है। और दूसरी बात, जितना एक्सपोजर है वो अभी स्पष्ट नहीं है कितना एक्सपोजर, इसी वजह से कि केवल एक अपना कर्ज की बात अलग है और फिर इन्वेस्टमेंट जो कर रखी उनकी प्रोजेक्ट्स में वो एक अलग बात है। तो कितना एक्सपोजर है, इसीलिए आरबीआई ने मांगा है। आरबीआई जो देश का है, क्योंकि चिंता देश की जो आर्थिक स्थिति पर चिंता कहीं ना कहीं आरबीआई को भी हुई है, तो आरबीआई ने इसमें जानकारी मांगी है। तो जे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रूप में एक जो विपक्ष की मांग है कि भाई इस पे दिखाएं। सरपंचों के विरोध को कांग्रेस किस प्रकार देखती है? हम उनकी मांगों को जायज मानते हैं, क्योंकि देखो अगर सरपंचों को पावर ही नहीं देनी थी तो ये इलेक्शन भी नहीं कराने थे। अगर पहले सरकार डिक्लेयर कर देती कि सरपंचों को केवल 2 लाख की पावर है, तो आप भी अपने गांव में वोट मांगने देते, आप वोट डालने नहीं जाते। 2 लाख का काम तो वैसे ही, मतलब आप समझ रहे हैं, तो फिर सरपंचों को क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा है, क्योंकि जनता के बीच में जो सरपंच के उम्मीदवार जाते हैं वो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम ये काम कराएंगे, हम वो काम कराएंगे। वो उठते हैं, कामों को उठना कहते हैं हरियाणा में, वो कामों को उठते हैं और फिर लोग उन पर विश्वास करके वोट देते हैं। मगर उसके बाद जब बने सरपंच, पंचायत चयनित हुई, तो पता चला वो जो ओटा था वो हवा हो गया, क्योंकि ये काफी 2 लाख से ज्यादा आप करा ही नहीं सकते सरपंचों को। हाँ, एक उन्होंने बात की भ्रष्टाचार की, तो वो फैसला भी जनता का है। ये कोई सरपंच कोई अधिकारी तो है नहीं जो है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाएंगे। ये तो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे तो जनता इनको अगली बार कुर्सी से उतारने का काम करेगी। जहाँ कोई अच्छा काम करता है तो जनता उसको दोबारा से आशीर्वाद देती है। ये प्रजातंत्र है जमीनी स्तर पे। तो सरपंचों की अधिकारों में वृद्धि होनी चाहिए, ये हमारी मांग पहले भी है। इस सरकार ने पिछली बार भी सरपंचों को बिठाया धरने पे, आपको याद होगा, कई तरह की कंडीशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कंडीशन, कई चीजें आई थी। लेकिन जो है सरकार जो है सरपंचों की जो अभी मांग है वो जायज मांग है, उनका ध्यान दे सकते नहीं तो ये एमपी एमएलओ को भी रिकॉल करो। हम ये कह रहे हैं एमपी एमएलओ को रिकॉल करो। ये रिकॉल केवल एक सरपंचों के लिए क्यों है?
विरोध करने ये सही पे बात है। विरोध ये- करने पे गिरफ्तार किया जा रहा है सरकार को। ये रिकॉल सांसद और विधायक, आज मैं ये मांग करना चाहता हूँ, ये जो आज आप रिकॉल कराओ, आज उचाना वासियों से पूछो आप क्या चाह रहे हैं, आप पूछो, आप जो है टोहाना वासियों से, आप हिसार वासियों से पूछो, आप करनाल वासियों से पूछो क्या चाह रहे हैं। प्रदेश राइट टू रिकॉल सबसे ज्यादा पहले सांसद और विधायकों पे भी हो, सरपंचों से पहले, और प्रदेश सरकार पे भी हो। आज आप लोगों से पूछो प्रदेश सरकार के बारे में राइट टू रिकॉल होगा तो क्या होगा। जी हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेनिंग। मगर कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं सरपंचों को कमजोर करने की, पंचायती राज को कमजोर करने का इनकी नीयत दिखाई दे रही है। विरोध करने पे बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है सर, कहाँ तक उचित है, डेमोक्रेसी रह सकती है? ये तो इनकी कार्यशैली रही है। बात कर हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेनिंग का बता दीजिए। हमारा चल रहा है कैंपेन हाथ तो हाथ। हम एक एक गाँव में जा रहे हैं, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, जो कार्यकर्तागण हैं, वो जो एक एक गाँव में जा रहे हैं और कांग्रेस बड़ी रैली भी होनी है को जो आपको बता देंगे। सर, नए बजट को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जो बजट है इसमें पहला तो मैं दृष्टिकोण हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू, तो बजट में कुछ आया नहीं, कुछ मिला ही नहीं। और केवल इस बजट में नहीं, पिछले 9 साल से हरियाणा को केंद्रीय बजट से कुछ नहीं मिला। ऐसी कमजोर सरकार हरियाणा में, और ऐसी दृष्टिहीन सरकार है जो अपने हितों की पैरवी भी नहीं करती। पहले आपको याद होगा, केंद्र का कोई बजट ऐसा नहीं था जो हरियाणा का नाम कहीं ना कहीं नहीं आता। किसी बजट के अंदर थर्मल का कारखाना मिलता था, तो किसी के बजट के अंदर मेट्रो मिलती थी, किसी बजट के अंदर रेलवे लाइन मिलती थी हरियाणा के अंदर, तो किसी बजट के अंदर परमाणु का कारखाना मिलता था, किसी बजट के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अपग्रेडेशन मिलता था। इवन हिसार की यूनिवर्सिटी अपग्रेड हुई थी, रोहतक की यूनिवर्सिटी अपग्रेड हुई थी। तो ये हर बजट, केंद्रीय बजट से हम लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे। IIM मिला था हमें, एम्स मिला था हमें। मगर ये पहली एक सरकार आई है कि 9 साल से केंद्रीय बजट में हरियाणा का तो नाम आता ही नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक नेशनल इश्यूज की बात है, इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी जो आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर, उनको जो है उस पर मलहम लगाने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। मनरेगा की में कटौती है, कृषि के बजट में कटौती है, PM किसान में कटौती है, PM फसल बीमा योजना में कटौती है, FCI में 70,000 करोड़ की कटौती है, FCI के सब्सिडी के फूड सब्सिडी में कटौती, जो कि एक किसान के लिए बड़ा जो है चिंता का विषय है कि भाई आगे अगर इतना भारी कटौती हो गई है तो आगे प्रोक्योरमेंट कैसे होगी। तो ये सारे जो विषय हैं, ये मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए, हरियाणा के हितों के लिए चिंता का विषय है। ये बजट कोई अच्छा संकेत नहीं है हरियाणा के लिए। थैंक यू। जी हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेनिंग। मगर कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं सरपंचों को कमजोर करने की, पंचायती राज को कमजोर करने का इनकी नीयत दिखाई दे रही है। विरोध करने पे बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है सर, कहाँ तक उचित है, डेमोक्रेसी रह सकती है? ये तो इनकी कार्यशैली रही है। बात कर हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेनिंग का बता दीजिए। हमारा चल रहा है कैंपेन हाथ तो हाथ। हम एक एक गाँव में जा रहे हैं, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, जो कार्यकर्तागण हैं, वो जो एक एक गाँव में जा रहे हैं और कांग्रेस बड़ी रैली भी होनी है को जो आपको बता देंगे। सर, नए बजट को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जो बजट है इसमें पहला तो मैं दृष्टिकोण हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू, तो बजट में कुछ आया नहीं, कुछ मिला ही नहीं। और केवल इस बजट में नहीं, पिछले 9 साल से हरियाणा को केंद्रीय बजट से कुछ नहीं मिला। ऐसी कमजोर सरकार हरियाणा में, और ऐसी दृष्टिहीन सरकार है जो अपने हितों की पैरवी भी नहीं करती। पहले आपको याद होगा, केंद्र का कोई बजट ऐसा नहीं था जो हरियाणा का नाम कहीं ना कहीं नहीं आता। किसी बजट के अंदर थर्मल का कारखाना मिलता था, तो किसी के बजट के अंदर मेट्रो मिलती थी, किसी बजट के अंदर रेलवे लाइन मिलती थी हरियाणा के अंदर, तो किसी बजट के अंदर परमाणु का कारखाना मिलता था, किसी बजट के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अपग्रेडेशन मिलता था। इवन हिसार की यूनिवर्सिटी अपग्रेड हुई थी, रोहतक की यूनिवर्सिटी अपग्रेड हुई थी। तो ये हर बजट, केंद्रीय बजट से हम लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे। IIM मिला था हमें, एम्स मिला था हमें। मगर ये पहली एक सरकार आई है कि 9 साल से केंद्रीय बजट में हरियाणा का तो नाम आता ही नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक नेशनल इश्यूज की बात है, इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी जो आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर, उनको
जो है उस पर मलहम लगाने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। मनरेगा की में कटौती है, कृषि के बजट में कटौती है, पीएम किसान में कटौती है, पीएम फसल बीमा योजना में कटौती है, एफसीआई में 70,000 करोड़ की कटौती है, एफसीआई के सब्सिडी के फूड सब्सिडी में कटौती, जो कि किसान के लिए बड़ा जो है चिंता का विषय है कि भाई आगे अगर इतना भारी कटौती हो गई है तो आगे प्रोक्योरमेंट कैसे होगी। तो ये सारे जो विषय हैं ये मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए, हरियाणा के हितों के लिए चिंता का विषय है। ये बजट कोई अच्छा संकेत नहीं है हरियाणा के लिए। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।